और बांग्लादेश में ये किस इशू से राहुल देव जी ये सब शुरू हुआ है, कोटा विद इन कोटा, और कैसे युवा वहां के सड़कों पे उतरे, सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। भारत न्यूट्रल फेस बनाए रख रहा है, ठीक है, कैन वी हैव मोर ग्राफिक्स, लेकिन अजीत डोवाल इस समय उनसे मिल रहे हैं, वो इस समय भारत के एयरफोर्स बेस पे हैं, यूके ने उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है, असाइलम की क्लियरेंस नहीं दी है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो यहां रहेंगी। भारत न्यूट्रल फेस रख रहा है, लेकिन कोई तो है जो बिल्कुल भी न्यूट्रलिटी नहीं रख रहा है, और किसके अवज में ये बांग्लादेश में ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। और मैं ये मानता हूं कि शेख हसीना वाज लुकिंग फॉर हेल्प। हो सकता है हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से या जो भी हमारी दिक्कतें या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं हम अभी हेल्प ना कर पाए हो, हम सिर्फ उन्हें सेफ पैसेज दे रहे हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत को नहीं पता होगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। वी वर रेडी फॉर दिस, राहुल देव जी, एंड दिस विल इंपैक्ट अस। देखिए, भारत को क्या पता था, कितना पता था, कब पता चला, इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में आप और हम आज नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं हूं। ये बहुत भीतर की बातें हैं जो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल ही जानते हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अब बांग्लादेश भी एक जो धुरी बनी है, अब रूस, चीन और पाकिस्तान, नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश भी अब उस धुरी में शामिल हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसका साफ उल्लेख किया है कि वो जो इस पर ध्यान रखे हैं, और उनकी चिंता ये है कि इसके पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि चीन का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव लगातार पिछले कई सालों में भारत के सारे पड़ोसी देशों में बढ़ा है, विशेष तौर पर श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश में, सब जानते हैं इसको। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक साथ चीन भी इसके पीछे हो और CIA या अमेरिका भी हो, उसकी संभावना कम है। मैं मानता हूं कि वहां की स्थिति में भारत के पास मैनूवर करने के लिए कितनी जगह थी, कितना स्पेस था, ये अभी हम नहीं जानते। जहां पर चीन जैसी महाशक्ति जुड़ी हुई है और वो वहां पर पैसा बिल्कुल बहा रही है हर तरह के काम के लिए, वहां पर भारत के लिए उसका मुकाबला करना ये थोड़ा कठिन है कई दृष्टियों से। तो अब एक नई चिंता हमारे सीमाओं पर हमारे लिए खड़ी हो गई है। वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन सी विदेशी शक्तियां थी, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई है, ये जानने में अभी समय लगेगा बहुत, सच को सामने आने में। अभी हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यही है इस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा इस घटनाक्रम से तो वो भारत होगा, और भारत की पूर्वी सीमा होगी। तो पूरी सीमा पर अब म्यांमार पहले ही काफी अशांत है, हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। और अब राहुल देव जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पेसिफिकली एक्यूरेटली बताना बहुत दिक्कत, लेकिन जितनी स्मूथनेस है, और मेरे साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट दीपक वोरा जी भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वोरा साहब, आई एम टोल्ड दैट यू आर नॉट, आप भारत की सरजमी पे नहीं है, यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ओवरसीज। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो बांग्लादेश में हो रहा था, ये तो हम बहुत समय से देख ही रहे थे एज एन इंटरनेशनल स्पेक्टेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था किस तरह से बांग्लादेश में अनार्की फैल रही है। लोग अब बोल रहे हैं कि इट हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड। अगर डॉट्स जोड़ें, जो कि राहुल देव जी पत्रकार करते हैं, तो बांग्लादेश के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक देश का अगर कोई एनवॉय उड़ा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल मीडिया हैज रिपोर्टेड वो कौन से देश के एनवॉय थे जो शेख हसीना के चॉपर उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से उड़ने के बाद एक ही देश का एनवॉय उड़ा है बांग्लादेश से, ढाका से। वो चेक कर सकते हैं इफ दैट गिव्स अस एनी इंडिकेशन। बट मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा कि ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, दीपक वोरा जी, भारत इस समय क्या करेगा? शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, यूके जाना चाहती हैं। खबर आ रही है यूके से अभी असाइलम की क्लियरेंस मिली नहीं है, भारत से उन्होंने असाइलम मांगा नहीं है, भारत ऑफिशियली मदद कर नहीं रहा है। चॉपर से अगरतला ले आया था, अगरतला से प्लेन से यहां ले आए हैं, लेकिन हम मदद नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी डू नाउ?
थैंक यू वेरी मच। आभारी हूँ सर, मैं तो इस इलाके में बहुत देर रहा हूँ, ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम यू एंड फ्रॉम द अदर एक्सपर्ट। अभी जिक्र किया गया है चीन का हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये जीरो सम गेम नहीं है। चीन 100 करोड़ लगाए, मैं 200 करोड़ लगाए, ये बहुत पुराने विचार है। अब क्या हो रहा है सर, 4 चीजें मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश में। मैं इस एरिया में रहा हूँ, आई स्टडी दैट कंट्री वेरी केयरफुली, आई न्यू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई न्यू हर फादर। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं सर, एक तो बहुत रेडिकल इस्लामाइजेशन वहां पे हुआ है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, उससे पहले 10 में से 1 महिला हिजाब पहनती थी, आज 10 में से 11 पहनती है। सेकेंड, जो समझना है बहुत जरूरी है सर, क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग बांग्लादेश वेरी बैडली। तीसरा, डेवलपमेंट हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20 और 40 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इज बिटवीन 20 and 30%। This is a very high number. और चौथी चीज मुझे लगता है that Sheikh Hasina thought that her relative जो आर्मी चीफ थे, they would bail her out, लेकिन फौज भी फिर तंग आ गई थी जब उन्होंने देखा the extent of the dissatisfaction with her। सर ये मैंने बहुत देशों में देखा है, गुस्सा आता है, आक्रोश आता है। मैंने सूडान में देखा है, जला देते हैं, चीजें मार देते हैं। मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इथियोपिया में देखा है, लेकिन कुछ देर के बाद स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है। नंबर 1, अगर इस्लामाइजेशन है बांग्लादेश में, एज एवरीबॉडी इज टेलिंग अस, तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इस्लामिक देश जो है, जिसका नाम है चीन, उसके साथ वो नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में दम नहीं है। ये रेजिम चेंज किया गया है उन लोगों ने जो समझते हैं कि 30 करोड़ बंगालीज लिव अस्ट्राइड द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, दोनों तरफ 30 करोड़। और अगर कुछ करना है तो किसी तरह से यहां पर हमको ऐसी रेजिम लानी है। शेख हसीना किसी की सुनती नहीं थी, शी वाज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ हर कंट्री। हम ऐसा किसी को लाएं जो हमारी बात सुन सकता है। फौज कुछ देर तक रहेगी वहां, उसके इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट, खुद उन्होंने कहा है। उसके बाद देयर विल बी इलेक्शंस और देयर विल बी सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छाती पीटने की जरूरत नहीं है सर। आई हैव सीन दिस, कुछ देर के बाद सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। बांग्लादेश में पहले भी हुआ था जब शेख साहब की हत्या हुई थी, देन इट स्टेबलाइज्ड आफ्टर अ व्हाइल। आई थिंक वी कैन ट्रस्ट the good sense of the people of Bangladesh. जनरल जीरी बख्शी साहब, जनरल साहब 75 से शुरू हुआ जब शेख हसीना जी के पिताजी स्वर्गीय मुजीबुर रहमान साहब का असैसिनेशन हुआ, तब से लेके 75 में 3 बार हुआ, फिर 81 में जियाउर रहमान साहब का, उसके बाद 82 में जनरल HM इरशाद साहब को हटाया गया, फिर 2006 में जनरल मोइनुद्दीन अहमद साहब। तो जैसे पाकिस्तान है वैसे बांग्लादेश होता रहता है। बट 2006 के बाद देयर हैज बीन स्टेबल डेमोक्रेसी देयर। 2006 से 24 के बीच में इस तरह का कू नहीं हुआ है। और जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने मदद तो की है, उनको आने दिया, लेकिन इस समय आर वी कॉट अप इन ए सिचुएशन, ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं। डोवाल साहब अभी उनसे हिंडन एयरबेस पे मिलके निकले हैं। असाइलम उन्होंने इंडिया से मांगा नहीं है, ऑफिशियली यूके से मांगा है, यूके ने अभी तक दिया नहीं है। जब तक देगा नहीं तब तक वो भारत में रहेंगी। व्हाट इज भारत, मतलब हाउ कैन वी एक्ट इन दिस सिचुएशन? हमारे लिए अच्छी खबर तो नहीं है बांग्लादेश में इस तरह की अनार्की। जनरल साहब नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये हमारी सिक्योरिटी में बड़ी सेंग लगी है, बट इट वाज कमिंग। बड़ी, देखिए मैं 71 का युद्ध लड़ चुका हूँ। हमने बड़ी पोलराइजेशन देखी है बांग्लादेश के अंदर। मुक्ति योद्धास के बीच में जो अपने देश में लड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बरता क्रूर फौज के खिलाफ लड़ाई करी, अपने देश को आज़ाद कराया, वो मुक्ति योद्धा थे, ठीक है। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब पाकिस्तान से बांग्लादेश के वो अफसर जो वहाँ रह गए थे वेस्ट पाकिस्तान में, वो लोग आए, जियाउर रहमान जैसे, और वो एक इस्लामिक तबका था, वेरी प्रो ISI, वेरी प्रो पाकिस्तान, और उन्होंने आके जो है फेर बदल किया। और 1975 में आज मुझे देजा वू लग रहा है साहब, उस वक़्त भी इस तरह उनके खिलाफ साजिश हुई थी। हमारी रॉ ने अपना भेजा था हेलीकॉप्टर उनको बाहर निकालने के लिए। बंगबंधु बेचारे कहने लगे कि कोई मेरा बच्चा मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, ऐसा काम नहीं करेगा, मैं तो उनके पिता समान हूँ। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, वो हेलीकॉप्टर को खाली आना पड़ा, उनके पूरे परिवार का समूल नाश कर दिया, केवल बेचारी हसीना वाजेद बची थी। सन 2005 तक फिर काया पलट हुआ, मुक्ति योद्धाओं का पलड़ा फिर बांग्लादेश में भारी हुआ, और अब 3 टर्म्स लगातार
मैडम हसीना वाजेद रही हैं। शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। उनकी तो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं भारत के और उनके। हम जंग इकट्ठे लड़े हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।